जब बॉन्डिंग होती है ना हीमोग्लोबिन की, बस ये डिफरेंस मैं बता देता हूँ कि वो परमानेंट बाइंडिंग होती है, मतलब वो डिटैच नहीं होती। तो आपका एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल क्या हो गया, बिजी हो गया, तो उसके साथ ऑक्सीजन अटैच भी हो सकेगी, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच भी हो सकेगी। तो वो अब ब्लड में वो मूव भी कर रहा है, रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन है भी सही, लेकिन वो कारा बनती है, आपके लिए यूजफुल भी है। क्यों? क्योंकि उसके साथ क्या चीज़ मिल रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस है। जितना ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी के अंदर इनहेल होगी तो उतना ज़्यादा परमानेंट बाइंडिंग होगी किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये परमानेंट बाइंडिंग होती है। तो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल डिफरेंस क्या है। चलो एक और हम बात करते हैं, फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन and कार्बोअमाइनो हीमोग्लोबिन, इन दोनों का डिफरेंस, फंक्शनल डिफरेंस। The functional difference between carboxyhemoglobin and carboaminohemoglobin. अच्छा, हम जल्दी से ना थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे। किस बात पर क्यूरियोसिटी हो रही है, मुझे इतना ज़्यादा हंस रहे हो आप, किस बात? आपको ये पता है कि जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता है, वो टीचर हो या कोई स्टूडेंट हो प्रेजेंटेशन दे रहा हो, तो जब आप इस पर हंस रहे हो उसको लगता है मेरे पे हंस रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे थे कि मूवमेंट ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही थी और ऑक्सीजन की बात हो रही थी। तो हमने क्या कहा कि जब हम इंस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अंदर चले जाते हैं एल्वेलाइजर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन बढ़ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बढ़ गए। तो जब बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के पहुँचे हैं इंस्पायर के बाद, तो क्या होगा, उसका पार्शियल प्रेशर एल्वेलाई के अंदर बढ़ जाएगा। तो जब एल्वेलाई के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है तो कितना जा रहा है, 104 तक, क्योंकि आप सांस ले रहे हो ना, तो बढ़ गया। जब बढ़ेगा तो जो उसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज पड़ी है उसके अंदर प्रेशर कितना है, 40 है। ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि हम इंस्पायर की जब बात करते हैं तब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो डिफरेंस है आपस में, ठीक है। तो आपको ये पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा किस बेस पे, किस प्रोसीजर के बेस पे डिपेंड करता है, डिफियन क्या है, हायर प्रेशर टू, और मैंने आपको ये भी बताया था कि डिफियन की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है ऑन द डिफरेंस बिटवीन द पार्शियल प्रेशर। जितना डिफरेंस जाता होगा उतनी ही मूवमेंट ज़्यादा। तो मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी, कब तक होती रहेगी, जब तक दोनों साइडें बराबर ना होते। ये भी मैं आपको सिंपल सा प्रोसीजर है डिफियन का, कि डिफियन में गैसेस जो है, गैस मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, जब तक दोनों साइडें इक्वल ना हो, ठीक है। अब हम ग्राफिकली अगर इसको हम देखते हैं तो 40 से काम स्टार्ट हुआ डिफियन का, और 50 तक पहुंचा, 60 तक, 70 तक, और कब तक ग्राफ ऊपर जाएगा, तो जब दोनों साइडें बराबर होगी तो स्ट्रेट लाइन, ठीक हो गया। अब ऑक्सीजन एल्वेलाई से जो ब्लड कैपिलरीज थी, या पल्मोनरी कैपिलरीज का नाम ले रहे हैं, उसके अंदर आ गई। अभी ऑक्सीजन कहाँ तक जा रही है, टिश्यू तक जा रही है ना। हमने एट द एंड हमने किसको, टिश्यू और सेल को ऑक्सीजन दे दिया, क्योंकि टिश्यू और जो सेल है वो वर्किंग कंडीशन में, उन्होंने काम करना है।
अगर वो अलाइव है, वो काम कर रहा है, तो उसको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड लेके जाएगा। उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन भी चाहिए, जो इधर से जाए। ऑक्सीजन पीक हो गई, अब नेक्स्ट टिश्यू लेवल पे चले जाते हैं। ये हमारे पास टिश्यू लेवल। अब यहाँ पे पहले इससे पहले 104 था ना, ये 95 कैसे हुआ? ये शंट फ्लो की वजह से 95। अब शंट फ्लो क्या है कि जब 40 वाला ब्लड आया, आ रहा है ना, डीऑक्सीजनेटेड है, ब्लू है, 98% जाएगा ऑक्सीजनेशन, एल्वेओलाई की तरफ जाएगा। ऑक्सीजनेशन हुई, रेड हो गया, ये तो पता ना सबको। 2% जाएगा जो बाईपास करेगा, किसको? ऑक्सीजनेशन को बाईपास करेगा, उसके अंदर ऑक्सीजनेशन नहीं होती, तो वो डीऑक्सीजनेटेड रहता है फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड। डीऑक्सीजनेटेड हो गया ना। अब ये डीऑक्सीजनेटेड जब ऑक्सीजनेटेड के साथ मिलेगा, ये 104 था, ये 40 था, तो क्या होगा? ऑक्सीजनेशन को डाइल्यूट कर देगा। कुछ लोग स्टूडेंट इस तरह से थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 104 है तो नीचे से 40 आ रहा है तो हम इसको प्लस कर दें। ऐसा नहीं है। मैंने आपको सिंपल सी एग्जांपल दी थी कि ज़्यादा मीठे में कम मीठे वाला पानी डालोगे तो टोटल वो कम मीठा होगा, उसकी जो कंसंट्रेशन है चीनी की वो कम होगी। इसी तरह पार्शियल प्रेशर की जो कंसंट्रेशन है वो डाइल्यूट होगी, क्योंकि कम वाला ज़्यादा वाले में मिल रहा है तो डाइल्यूशन होगा। तो वो कितना कम हो जाएगा? 95 हो जाएगा। अब ये 95 पार्शियल प्रेशर वाला ब्लड जो है वो मूव करेगा टुवर्ड द सिस्टेमिक सर्कुलेशन और टिश्यू को क्या करेगा? ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। अब हम उस लेवल पे चलते हैं। यहाँ तक पहुँचिए, 95 आ गया। आप समझ कि 104 से 95 कैसे हुआ था। अब हमारे पास क्या है? 40 है, यहाँ पे क्या है? 95 है। तो मूवमेंट इजीली ऑक्सीजन की इनसाइड हो जाएगी। और कब तक होगी? जब तक 40। समझ आ गई? तो हमारा एक मकसद तो पूरा हो गया कि हमने टिश्यू लेवल पे, सेलुलर लेवल पे ऑक्सीजन को पहुंचाना। अब ये डिफरेंस आपको बताया था क्यों है? ताकि अब इधर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में तो आ गई है, उसके बाद सेल के अंदर भी इसलिए चली जाए। ठीक है। अब यहाँ पे सेल क्या करेगा? ऑक्सीजन को यूज करेगा ना। न्यूट्रिएंट्स भी आए हुए होंगे, ऑक्सीजन भी पहुंच गई, दो चीज़ें पहुंच गई जिससे मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा। ऑक्सीजन का बाय प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जितना ज़्यादा, ये भी ध्यान में रखें, जितना ज़्यादा कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू वर्किंग कंडीशन में होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन भी ज़्यादा यूज होगी और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा यूज होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि उस टिश्यू में या उस स्पेसिफिक सेल के अंदर ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ब्लड ने ही तो ऑक्सीजन को लेके जाना ना। अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उस टिश्यू को और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उस टिश्यू को ड्यू टू वर्किंग कंडीशन, तो ब्लड सर्कुलेशन भी ज़्यादा जाएगा। ठीक है। अब जब ये मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस स्टार्ट होगा, अगर एक टिश्यू ज़्यादा वर्किंग कंडीशन में है तो ज़्यादा ऑक्सीजन को यूज़ करेगा, तो उसके अंदर बाय प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा प्रोड्यूस। ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर वाले फिगर में देखें, हमने उलट चल रहा है ना। पहले हम एल्वेओलाई से स्टार्ट किया था ऑक्सीजन को, अब हम इसको कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? टिश्यू से, क्योंकि जिस चीज़ की इनकमिंग है हम स्टार्ट वहाँ से करेंगे। ऑक्सीजन की इनकमिंग किस में है? एल्वेओलाई में। कार्बन डाइऑक्साइड की इनकमिंग कहाँ पे है? सेल के अंदर है या टिश्यू के अंदर है। ऐसे ही है ना। तो हम उलट चलेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो फ्लो है वो अपोजिट है। प्रोसीजर डिफरेंट ही है, प्रोसीजर पे कंफ्यूज ना करें, दोनों का प्रोसीजर डिफरेंट है। दोनों मूवमेंट जो होगी दोनों गैसेस की, वो पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की बेस पे होगी, वो सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है। ये जा रहा है तो वो वापस आ रहा है। अब आप टिश्यू से शुरू कर रहे हैं। अब टिश्यू के अंदर ये प्रोड्यूस हो रही है सेल के अंदर। ठीक है। अब इसका लेवल कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो अगर बढ़ेंगे इसके मॉलिक्यूल्स तो पार्शियल प्रेशर इसका क्या होगा? बढ़ेगा। तो वो कहाँ तक चला जाएगा? 45 तक। 45 तक चला जाएगा तो बाहर कितना है? जो टिश्यू के ऊपर कैपिलरीज पड़ी है, टिश्यू कैपिलरीज, उसमें 40 है। तो क्या होगा? मूवमेंट ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू कैपिलरी। कब तक हो जाएगी? जब तक बराबर हो। अब ये पहुंच गया 45 वाला कहाँ पे? पल्मोनरी कैपिलरीज। दोबारा लंग्स पे। अब ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी से फिल करके लंग्स के ऊपर पहुंच गया, एल्वेओलाई के ऊपर पहुंच गया। अब एल्वेओलाई को क्या देगा ये कार्बन डाइऑक्साइड? एल्वेओलाई के अंदर कितना प्रेशर है? 40। कार्बन डाइऑक्साइड दूर बढ़ जाएगी कब तक? जब तक 40। तो जो ही एल्वेओलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी तो हम जब एक्सपायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बहता है। तो इंस्पायर करना और एक्सपायर करना ही इस प्रोसेस के थ्रू होता है। और ग्राफ अगर मैं देखूँ 45 से काम स्टार्ट हुआ था, जारी है, डिफियर हो रही है, कब तक हो रही होती रहेगी? 40 तक। उसके बाद ग्राफ जारी होती है। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन तो नीचे transportation of carbon dioxide and oxygen, transportation of oxygen and carbon dioxide in blood and tissue fluid. Write a detailed note on transportation of oxygen and carbon dioxide in blood and tissue fluid. Also draw figure and graph. मैंने दिखाया टॉपिक है। अब ये खुद हिसाब लगा लो, पूरे रेस्पिरेशन में यही टॉपिक ही है जो आपको आगे जब हम पढ़ेंगे ना पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन, उसमें यही चीज रहेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? असल में इशू ये था ना, क्लासेस आपकी हुई हैं तो बाकी दो जो सेक्शन होगी मिस हुई, तो मैंने इकट्ठे सबको लेकर इसलिए कि एक लेक्चर आपका जरा मेरे पास में रिलैक्स का मैंने चले इसको, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ग्राफिकली और फिगर के साथ आपने इस क्वेश्चन को जो है एक्सप्लेन ग्राफ ये बनाओगे ये, और इसमें आपने अच्छा बात सुने, इसमें आपने शंट फ्लो के बारे में बताया। जो 95 का आप कब डिस्कस करोगे? जब शंट फ्लो के बारे में बताओगे तो उसका ग्राफ जो है वो भी आपने और फिर इस तरह का ग्राफ बताया है। लास्ट हम यहाँ पे थे। 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो रही है किसमें? प्लाज्मा। ठीक है, ये उसी मैकेनिज्म के थ्रू डिफ्यूज करेगी ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन पार्शियल प्रेशर। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर का जो डिफरेंस है उस बेस पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर को होता है। अब दूसरा पार्ट क्या है कि हीमोग्लोबिन किसके साथ मिल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल रही है। कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। ठीक है, और ये पहले भी मैंने आपको बताया था लूजली अटैच होता है ताकि इसकी डिटैचमेंट हो सके जब ये एल्वेओलाई पे जाए। जो ये एल्वेओलाई पे जाएगा ये डिटैच हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो कैपिलरीज में जाएगा, सॉरी एल्वेओलाई कैपिलरीज या पल्मोनरी कैपिलरीज में जाएगा तो ये डिटैच हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेओलाई के अंदर पहुँच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम इस प्रोसेस से। इसका केस मैंने आपको दिखाया था HI वाला, चले इसको डिस्कस कर। जो सबसे मैं कह सकता हूँ जिसका पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन में वो 70% है बाइकार्बोनेट आयन। कैसे होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ ये काम किसके अंदर हो रहा है? रेड ब्लड सेल के अंदर हो रहा है, रेड ब्लड सेल के फ्लूइड के अंदर हो रहा है। वाटर के साथ मिलकर क्या बनाएगा? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का नाम सुना है? एक एंजाइम है। ठीक है, जो रिएक्शन को क्या करता है, इस रिएक्शन को बहुत ज़्यादा स्पीड अप करता है। ये शायद आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा हो, पढ़ा है? कितनों ने इसका नाम सुना है?
सुना है तो बताएं, भूल गया तो कोई इशू नहीं। बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, फिजियो में नहीं। ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है, इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है, 5000 फोल्ड तक स्पीड बढ़ा देता है, 5000 फोल्ड तक इसकी क्या करता है, स्पीड बढ़ा देता है। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बोनिक एसिड। इसके बाद क्या होगा कि ये डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, टूट जाता है, किसमें, बाइकार्बोनेट आयन में और H आयन, इसमें टूटता है बाइकार्बोनेट और H आयन में, ये टूट जाता है। अब यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, और रिएक्शन कितना फास्ट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, पहला तो क्वेश्चन ये है कि ये रिएक्शन इतना ज़्यादा फास्ट कराने की क्या जरूरत है। उसकी एक और रीज़न, क्योंकि ये 70% इसका पास, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस के थ्रू उसकी ट्रांसपोर्ट हो रही है, मैक्सिमम। देख रहे हो, तो इसको स्पीड अप करना बहुत ज़रूरी है। आप देखें ना कि बॉडी के अंदर कितने सेल्स हैं, हर सेल मेटाबॉलिज्म कर रहा है, हर सेल मेटाबॉलिज्म करेगा तो उसका बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, कितने लेवल में प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए इस रिएक्शन का स्पीड अप होना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैक्सिमम रिपेयर होती है, काम मैक्सिमम होता है। अगर ये काम थोड़ा सा भी रुक गया तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा। ये हो गया। अब ये जो H आयन है, ये किसके साथ मिल जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ। अब H आयन हीमोग्लोबिन के साथ मिलके इसका क्या रोल है, क्यों मिलता है, ना मिले, उसकी रीजन बताएं। सॉरी, ब्लड की पीएच सिंपल। अगर H आयन इसके साथ ना मिले तो ये रिएक्शन इतना फास्ट है, तो H आयन कितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ब्लड के अंदर बढ़ना शुरू हो गया। अब अगर H आयन बढ़ रहा है तो pH क्या होगी, एसिडिक होगी। एसिडिक pH हमेशा 7 से नीचे होती है, तो मतलब ये pH बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। डाउन का मतलब एसिडिक होता है। ठीक है, अब डाउन हो गई है तो बार बार आपको बता चुका हूँ क्या होगा, एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, हार्मोन जो प्रोटीन इन नेचर है डीनेचर हो जाएंगे। ये पॉइंट मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जो क्लॉटिंग फैक्टर है, प्रोटीन इन नेचर है, वो भी इसके ऊपर एक केस आपसे डिस्कस करना लिखवाया हुआ है। कौन बताएगा यार बैक साइड से, इस केस के बारे में कौन डिस्कस करेगा मेरे साथ, इसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं कि H आयन बढ़ जाए तो क्या केस मैंने लिखवाया था, क्या डिस्कस किया था। कोई स्टूडेंट जो डिस्कस करना चाहे, आप बताओ भाई, खड़ी तो हो जाओ। ये बता रही है सबको, रास्ते आवाज ना है। पढ़ के नहीं बताना, समझाना है। आप एब्सेंट थे, पेपर में यही लिखना, तब कर लोगे आप। अभी तक तो नहीं किया, पूरा हफ्ता हो गया। जी बताएं। ठीक है, अब इसका क्या क्या रिजल्ट होगी। अगर पीएच डाउन हो गया, एसिडिक हो गया, तो अभी हमने ये डिस्कस किया कि प्रोटीन इन नेचर चीज़ें जो है ना वो, तो क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन इन नेचर है वो डीनेचर हो जाएगी। तो आपको पाथवेज पढ़ाए थे मैंने, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, उसमें
इन्हीं क्लॉटिंग फैक्टर में से कोई एक दो डिस्टर्ब कर दो आप, तो आपका पाथवे क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, तो क्लॉटिंग भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। अच्छा जी, अब ये तो इसके साथ अटैच हो जाएगा, बाकी पीछे क्या रहेगा, बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन एक्सचेंज करता है इसके साथ, क्लोराइड के साथ। ठीक है, क्लोराइड अंदर मूव करेगा, बाइकार्बोनेट आयन बाहर मूव करेगा। ये कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, क्लोराइड बाइकार्बोनेट आयन कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, जो ये प्रोसेस जो है ना वो उसकी हेल्प से ये प्रोसेस होता है। ठीक है, ये तीनों स्टेप्स हो गए और ये भी हो गया। अच्छा, इस प्रोसेस को हम क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं। क्लोराइड आयन मूव कर रहा है ना अंदर, तो इस प्रोसेस को हम क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं। और इसके थ्रू हो रहा है बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड कैरियर प्रोटीन। राइट, अब हमारे पास एक और चीज डिस्कस करने वाली है, एसीटाजोलामाइड। ये एक केमिकल है जो कार्बन का जो कार्बोनिक एनाहाइड्रेस है उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। कार्बन एनाहाइड्रेस मैंने आपको पहले बताया क्या चीज़ है, कार्बोनिक एनाहाइड्रेस क्या चीज़ है, जो इस रिएक्शन को क्या कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है। तो अगर इस मेडिसिन को इंजेक्ट किया जाएगा तो क्या होगा, ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अगर स्लो होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। अगर स्लो होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है कि अगर एसीटाजोलामाइड किसी एनिमल के अंदर देते हैं, एसीटाजोलामाइड ये एसीटाजोलामाइड किसी एनिमल के अंदर देते हैं तो इसकी वजह से जो कार्बोनिक एनाहाइड्रेस है उसकी जो फंक्शनल एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब होती है। क्यों? क्योंकि एसीटाजोलामाइड कार्बोनिक एनाहाइड्रेस इनहिबिटर है, तो इनहिबिट करता है, तो डेफिनेटली रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। तो अगर बढ़ जाएगा तो उस एनिमल की ब्लड प्रोफाइल क्या होगी, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको स्टडी करें, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है, ये रेस्पिरेटरी सेंटर का नाम सुना है, रेस्पिरेटरी सेंटर के ब्रेन के अंदर डिफरेंट सेंटर्स हैं जिसमें, क्योंकि हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी सेंटर ब्रेन के अंदर होता है। किस पार्ट में होता है, देखिए बता दो, मेडुला में। ठीक है, अब ये आपने अक्सर सुना होगा कि जी एक्सीडेंट में जो है ना वो हिट हुआ मेडुला साइड पे और सडन जो है ना वो डेथ हो गई। सडन अगर डेथ हुई है तो इसका मतलब क्या है कि रेस्पिरेटरी जो सेंटर है वो डैमेज हुआ। अगर रेस्पिरेटरी सेंटर डैमेज हो गया तो डेथ हो सकती है और सडन डेथ हो सकती है। इसी तरह डिफरेंट जो सेंटर्स हैं उनकी अपनी एक इफेक्टिवनेस है। ठीक है, कि जिस सेंटर को जो है ना वो हिट होगा या डिस्टर्ब होगा जो सेंटर, वो मेमोरी सेंटर डिस्टर्ब हो सकता है या कोई और सेंटर डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, तो मूवमेंट सेंटर होता है जैसे वो आपने पढ़ा होगा। हम बात कर रहे हैं इसकी रेस्पिरेटरी सेंटर की। इसके 3 पार्ट्स हैं,
एक डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, दूसरा वेंट्रल है, तीसरा रिमोट ऑक्सीजन। ठीक है, जो फर्स्ट वाला है डॉर्सल, ये किसको कंट्रोल कर रहा है? एक्सपायरेशन। और ये वाला रिमोट ऑक्सीजन ये कंट्रोल कर रहा है उसकी रेट को, उसकी वेलोसिटी कह सकते हैं, उसकी डेप्थ कह सकते हैं। ठीक है, अब इन तीनों सेंटर में से कोई एक सेंटर अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो इश्यूज हो सकते हैं। इशू किस बेस पे होंगे? किस बेस पे इशू होगा? क्या चीज डिस्टर्ब होगी? डिफ्यूजन का प्रोसेस ही डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसकी बात करूँ, रिमोट ऑक्सीजन की बात करूँ, तो इसमें क्या होगा कि आप रिलैक्स है, आपने एक्सरसाइज नहीं कर रहे, लेकिन आपकी जो रेस्पिरेटरी जो स्पीड है, रेट है, वो बढ़ गया, आपको नीड नहीं है। या आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आपका रेस्पिरेटरी रेट जो है ना वो नॉर्मल है, तो आपकी तो नीड है, आपके टिश्यू की नीड है क्योंकि वो वर्क कर रहा है। ऐसे ही है ना? तो दोनों सूरतों में इश्यूज होंगे। जब मैं एक्सपायरेटरी की बात करूँ कि ज़्यादा जो है ना वो एक्सपायर हो रही है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, उसकी डेप्थ ज़्यादा है, तो ज़्यादा एक्सपायरेशन हो रही है इंस्टेड ऑफ इंस्पायरेशन, तो तब भी इश्यूज होंगे। अगर इंस्पायरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है तब भी इश्यूज होंगे। तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर के जो पार्ट्स हैं, मैंने इनके नाम आपको बता दूँ। हाँ, तो वो तो नॉर्मल है ना, क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन में मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है कार्टिसोल की वजह से। कार्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है जो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है। अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट हुई है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो उसको एक्सपायर करना ज़रूरी है। अब अगर स्ट्रेस कंडीशन है, कार्टिसोल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, मेटाबॉलिज्म उसकी वजह से ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए क्योंकि सेल ने ज़्यादा वर्किंग करनी है, हार्ट बीट ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, क्यों? ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँचानी है। रेस्पिरेशन ज़्यादा तेज़ होगी, इंस्पिरेशन, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्टिसोल की वजह से मेटाबॉलिज्म फास्ट होगी, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगी तो हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो इंस्पिरेशन ज़्यादा हो जाएगी, और इंस्पिरेशन ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँचेगी, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो हमें एक्सपायरेशन भी ज़्यादा होगी। अब ये दोनों चीज़ें, ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा निकालनी है, तो हमें ब्लड सर्कुलेशन भी फास्ट चाहिए, इसलिए हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है स्ट्रेस में। अगर आप डरो किसी चीज़ से, रात के टाइम डर जाते हो या, ठीक है, तो क्या होता है? हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है, रेस्पिरेशन भी तेज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों चीज़ों को कंप्लीट करना है। कार्टिसोल की जो नीड है, क्योंकि कार्टिसोल ने मेटाबॉलिज्म तेज़ करना है, तो उसकी नीड को कंप्लीट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए ये चीज़ आना चाहिए। ठीक है, इसमें ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखिए रेस्पिरेटरी सेंटर में। अच्छा, इसके बेटा आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, इन केस अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये रहेगा। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, जो मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन का बताया लिखवाया लॉन्ग क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज शंट फ्लो, व्हाट इज शंट फ्लो। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया कार्बोनिक एनहाइड्रेज का फंक्शन, फंक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, सॉरी फंक्शन इसका। कार्बोनिक एनहाइड्रेज बच्चे क्या करता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ जो रिएक्शन होता है, इसमें क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है, इसको स्पीड अप करता है, एज ए कैटलिस्ट काम करता है। 5000 फोल्ड स्पीड बढ़ाता है, ये सब प्रोडक्ट
लगता है कि वो जो राइट है इसकी वजह से इसकी जो वो कार्बोनिक इनहिबिटर तो इसके फंक्शन को रोक देता है। रोकेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड आप कन्वर्ट नहीं होगी कार्बोनिक एसिड में, तो उसका लेवल इंक्रीज होगा। तो वो मैंने आपको क्वेश्चन में बोला कि जब इंक्रीज होगा तो क्या इफेक्ट डेथ हो सकती है। थोड़ा पढ़ लेना बाद में। उसके बाद क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है? व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट? व्हाट इज क्लोराइड जब मूव करता है इनसाइड और बाइकार्बोनेट आउटसाइड मूव करता है। हाँ, बाइकार्बोनेट क्लोराइड प्रोटीन कैरियर के थ्रू जब क्लोराइड अंदर मूव करेगा और बाइकार्बोनेट उसका एक्सचेंज होगा, उसको हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। सॉरी, अंदर जा चुका है। जाने दो, क्या करना उसको। जाने वाले को ये डायग्राम ड्रा करें और ये पेपर में आ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, उसका जो फिगर है उसको ड्रा करें। जी सॉरी, शॉर्ट और बता दें। और बता दो, ये लिख लिया। और आपको पार्शियल प्रेशर का बता दिया था, डिफाइंड पार्शियल प्रेशर। और ये भी बता दिया आपको रेस्पिरेटरी जो स्ट्रक्चर्स हैं कौन कौन से हैं, लिस्ट करें, ये आपको बता दिया। शंट फ्लो वाला आपको केस भी बता दिया था, नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? बताया यार। मैंने जब ये कहा था कि जब ऑक्सीजनेशन के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड वापस आता है लेफ्ट एट्रियम में, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, तो मैंने ये कहा था कि जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जब पल्मोनरी वेन के अंदर ब्लड आ रहा होता है उधर है 104, ऐसे ही है ना। उसके बाद जब एओर्टा के अंदर जा रहा होता है तब हो जाता है 95। तो मैंने कहा था व्हाट कुड बी द फिजियोलॉजिकल कंडीशन। हाँ जी, तो इसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन नेम क्या होगी? शंट फ्लो। शंट फ्लो का आप बता दें, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो जब ऑक्सीजनेटेड के अंदर मिक्स होता है तो उसको डाइल्यूट कर देता है, तो 104 से 95 तक वो ड्रॉप हो जाता है। दैट्स इट। नेक्स्ट हमारी क्लास में नेक्स्ट वीक हमने पैथोफिजियोलॉजिकल जो रेस्पिरेटरी कंडीशंस हैं वो हम कवर अप करेंगे, ठीक है। होप्स हो कि वो 2 लेक्चर्स होंगे हमारे, हम कवर कर लेंगे। बाकी हमारा एक सिस्टम रह जाएगा न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी, नर्व्स और मसल। जिधर मसल होंगे उसके साथ नर्व अटैच होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मसल से मूव करना है और मूवमेंट किसके थ्रू होती है? नर्व सिग्नल के थ्रू होती है। नर्व सिग्नल क्या है? एक्शन पोटेंशियल है। एक्शन पोटेंशियल जाएगा तो ही मूवमेंट होगी। तो वो एक्शन पोटेंशियल किस तरह जनरेट होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है और एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ये हम न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी में करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। बाकी अगली क्लास में तैयार होके आइएगा कि हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशंस पढ़ी है। आपके माइंड में भी कुछ हो तो आप डिस्कस करें, तो मज़ीद उसको जो है ना उसमें से केस बनेंगे, 4-5 केस बनाएंगे, ठीक है। ये